नमस्कार, एलनाबाद का महासंग्राम में आपका स्वागत है। एलनाबाद उपचुनाव में जीत हार का फासला 2 नवंबर को होगा, लेकिन उपचुनाव जीतने की जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस और इनेलो अभी से ही लगातार रणनीति बनाने में जुट गई है। नेताओं का पाला बदलने का दौर भी शुरू हो चुका है। इस बीच सीएम मनोहर लाल ने एलनाबाद में बीजेपी उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। उधर दिग्विजय चौटाला ने त्रिकोणीय मुकाबले की बात तो कही है, लेकिन उनको उम्मीद है कि साइलेंट वोटर गठबंधन उम्मीदवार की नैया को पार कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। और बात हम करेंगे इसी मुद्दों के ऊपर, क्या कुछ चुनावी बिसातें वहां पर बिछ रही हैं और उनसे क्या कुछ समीकरणें चुनाव की बदलेंगी भी और बनेंगी भी। लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एलनाबाद उपचुनाव में जीत के लिए सभी सियासी पार्टियों ने दांव पेच लगाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही सभी पार्टियां अपने विरोधियों को चित्त करने के लिए एक दूसरे की पार्टियों में सेंध लगा रही हैं और दमदार नेताओं को अपने पक्ष में करके चुनावी बाजी जीतने के लिए बेताब दिख रही हैं। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या इनेलो, सभी पार्टियां यहां जीत के लिए हुंकार भर रही हैं। इधर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने एलनाबाद में गठबंधन प्रत्याशी गोविंद कांडा की जीत का दावा किया है। देखिए, सभी पार्टियों ने कैंडिडेट उतार दिए हैं और क्योंकि सभी ने अपने अपने तरीके से तैयारी करनी शुरू कर दी है। और अब चूंकि एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर अभय चौटाला ने रिजाइन दिया था तो क्यों दिया था। जो जिन कारणों से रिजाइन दिया था वो कारण तो आज भी बाकी हैं, इसलिए अब जनता उनसे प्रश्न पूछने लग गई है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का जो हमारा साझा कैंडिडेट है उसका एक अच्छा स्थान बन रहा है। और मैं समझता हूं कि जैसे समय आगे धीरे धीरे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत क्यों बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने भी एलनाबाद में गठबंधन उम्मीदवार गोविंद कांडा की जीत का दावा करते हुए कहा कि एलनाबाद में त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि साइलेंट वोटर उनके साथ हैं। दिग्विजय ने कहा कि अब डराने धमकाने की राजनीति का समय नहीं। तो मैं कह रहा हूं, अंडर करंट समझदार लोग जो है ना हमारे इलाके के बहुत हैं। नीचे नीचे मैं ये मानता हूं कि हमारी जो जीत का मार्जिन होगा मेरे हिसाब से 15, 20, 25 लाख तक है। भय की, आतंक की, डराने धमकाने की अब राजनीति का समय चला। अब लोग मधुर भाषी को जो लोगों के बीच में रहे उसकी बात करते हैं। जो लोग 11 बजे उठा करते थे वो आजकल 7 बजे उठ के मंदिर जाने लगे। देखो ना समय, जो कह रहे थे कि घर बैठे 70,000 से जीता बैठा हूं, कोई हराने वाला नहीं। लोग नवरात्रों में शुरुआत करते हैं, वो नवरात्रों से पहले ही घर घूमने लगे, तो चिंता कितनी बड़ी है। एक तरफ बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है तो कांग्रेस भी जीत के लिए हुंकार भर रही है। वहीं इनेलो एलनाबाद को अपना गढ़ बताकर जीत का दावा कर रही है, लेकिन जीत किसकी होगी ये चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि एलनाबाद में इस बार का मुकाबला जोरदार होने वाला है। सवाल ये है कि क्या एलनाबाद इस बार इतिहास बदलने के लिए वोट करेगा या फिर पुराने ढर्रे पर ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पूरी चुनावी समीकरण जो है वो आपने समझी, किस तरह से वहां पर चीजें चल रही हैं और किस तरह से वहां पर जो है वो सभी राजनीतिक दल आज से अपने धुआंधार प्रचार प्रसार में भी जुट गए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस ने भी डोर टू डोर कैंपेन, गांव गांव जाकर चौपाली करना, गांव गांव जाकर लोगों से मिलना, इस कैंपेन की शुरुआत जो है वो कर दी है। और इसी कड़ी में भाजपा के प्रत्याशी गोविंद कांडा भी अपना धुआंधार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनकी तरफ से मुख्य जो दूसरी कमान है प्रचार प्रसार की वो उनके भाई और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा भी संभाले हुए हैं। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी पार्टी को लेकर लोगों के बीच नजर आ रहे हैं और वो भी बैकएंड से अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं, चुनावी समीकरणें उनके पक्ष में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए कुछ चीजें आप सबसे पहले समझिए। चुनावी इतिहास 1967 में पहली बार यहां पर चुनाव हुआ था। एलनाबाद अगर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो प्रताप सिंह चौटाला कांग्रेस की टिकट पर यहां पर विधायक बने थे
और प्रताप सिंह चौटाला देवीलाल के मंझले बेटे थे, जिन्होंने यहां पर सीट जीती और विधायक बने। 68 में विशाल हरियाणा पार्टी के लालचंद खोट जो है यहां से विधायक बने। लालचंद खोट ने कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश चौटाला को हराया था। उस समय ओम प्रकाश चौटाला कांग्रेस में थे। चौटाला ने अदालत में इस चुनाव को चुनौती दी थी और अदालत ने चुनाव को ही बाद में फिर रद्द कर दिया था। इसके बाद 1970 में फिर उपचुनाव हुए और ओम प्रकाश चौटाला जो है एलनाबाद से विधायक बने और यहां से शुरू हुआ एलनाबाद का चौटाला दौर। 1977 में जनता पार्टी के भागीराम विधायक चुने गए। यह राजनीतिक अस्थिरताओं का दौर था उस समय पूरे देश में। 82 और 87 में लोकदल के भागीराम ने चुनाव जीता और यहां पर फिर हैट्रिक लगाई। 91 में मनीराम केरवाल जो है कांग्रेस से यहां पर विधायक बने। 96 और 2000 के चुनाव में भागीराम फिर से विधायक बने। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी थे वो। 2005 इंडियन नेशनल लोकदल के डॉक्टर सुशील इंदौरा जो है यहां से विधायक निर्वाचित हुए। 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल से ओम प्रकाश चौटाला जो है यहां से विधायक बने। चौटाला उचाना से भी विधायक थे, इसलिए उन्होंने फिर एलनाबाद से इस्तीफा दे दिया था और यहां पर जब उपचुनाव हुए तो फिर अभय सिंह चौटाला जो है यहां पर चुने गए और फिर यहां से कहा जाता है एलनाबाद का अभय चौटाला का दौर शुरू हुआ। 2014 और 2019 ये दो चुनाव काफी महत्वपूर्ण थे। अभय चौटाला ने यहां पर अपनी जीत दर्ज की और इस कदर की जब पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी सीट नहीं निकल पाई थी इंडियन नेशनल लोकदल की, उस दौरान भी अभय सिंह चौटाला जो है तकरीबन 12,000 के वोट डिफरेंस से जीते थे। तो इसीलिए एलनाबाद को गढ़ कहा जाता है इंडियन नेशनल लोकदल का और इसीलिए उस गढ़ में अब सेंधमारी करने के लिए भाजपा जजपा का गठबंधन और कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है। एलनाबाद का उपचुनाव जो है उसमें तकरीबन 1,85,000 मतदाता हैं। 3 प्रमुख चुनावी कैंडिडेट जिनकी तस्वीर आपके सामने और इन तीनों के बीच है कांटे की टक्कर। गोविंद कांडा, पवन बेनीवाल और अभय चौटाला, बीजेपी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल। और इसीलिए इस पूरे चुनावी समीकरण को त्रिकोणीय चुनावी समीकरण जो है वो कहा जा रहा है। एक तरफ तो त्रिकोणीय मुकाबला इसे बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी जेजेपी, सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को सबसे ऊपर रख रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला ने जो इस्तीफा दिया था क्या वो तार्किक था और क्या अगर दोबारा समीकरणें बनती हैं तो वो क्या कुछ लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि सवालों के कटघरे में एक चुनावी रणनीति के तहत अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे को उठाया जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल क्या कुछ मानती है, इस विषय पर बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उसका परिचय मैं सबसे पहले आपसे कराऊं। अशोक चौहान जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की प्रवक्ता रेणु भाटिया जी हमारे साथ हैं। राय सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ओंकार सिंह जी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं और इसके अलावा जेजेपी के प्रवक्ता विवेक चौधरी भी हमारे पास हैं। ओंकार सिंह जी, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, इसी मुद्दे को उठाया, चाहे डिप्टी सीएम हो दुष्यंत चौटाला, उन्होंने भी कल एक कार्यक्रम के दौरान इसी बात को कहा, चाहे दिग्विजय सिंह चौटाला हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी इस बात को कहा, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुल मिलाकर आपके जितने भी प्रतिद्वंदी हैं जो इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं, वो सबसे पहला मुद्दा अगर कोई गिनवाते हैं तो वो अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे को एक सवालों के कटघरे में रखना शुरू करते हैं। ये इलेक्शन स्ट्रेटेजी है, निश्चित तौर पर है कि जनता के मन में ये बात जाए कि इस्तीफे का हेतु क्या था, इस्तीफे का कारण क्या था, लेकिन आपके पास काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है इसका मुकाबला करने के लिए या उन्हें जवाब देने के लिए? शुरुआत में आपसे ही करता हूं ओंकार जी। केशव जी, ये पार्टियां क्या बोलेंगी? इनके पास बोलने का कुछ मुद्दा तो है नहीं, इनके पास अपने कैंडिडेट भी नहीं है। तो दिया तो वहां की जनता से विचार विमर्श करके दिया, किसानों के हक में दिया। जब किसानों ने बोला कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को मंच पर नहीं आने देंगे, जो भी आएगा इस्तीफा दे के आएगा, हमने किसानों के लिए इस्तीफा दिया। एकमात्र विधायक होते हुए किसानों के लिए इस्तीफा दिया इन्होंने ने। और अब अगर हम दोबारा खड़े हो रहे हैं, वहां की जनता के विचार विमर्श से खड़े हो रहे हैं, तो इन पार्टियों के पेट में दर्द क्यों हो रही है? इनके पास तो अपने पार्टी के कैंडिडेट ही नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी का कैंडिडेट ले लिया। हाँ। और गोपाल ओंकार जी देखिए, यहाँ पर सवाल ये पेट में दर्द होना या इस तरह की बात नहीं है। बात वो है जो जनता भी पूछ रही है आपसे। आप ये बात कह रहे हैं कि जो सलाह मशवरा किया किसानों के साथ और उसके बाद इस्तीफा दिया, ठीक है सर, मैं परसों भी मेरे से डिबेट में ऐसी कि आप मेरी बात पूरी होने दी, मेरी बात पूरी होने दीजिए।
ठीक है ओंकार जी। ये जब बीजेपी को गोपाल कांडा और निर्दलीय विधायक चुन के आए थे, जब उन्होंने बीजेपी को समर्थन देना था, तो उमा भारती जी क्या कह रही थी? रविशंकर प्रसाद ने क्या बोला था कि हम गोपाल कांडा का समर्थन नहीं देंगे, ये बीजेपी मौकाप्रस्त पार्टी है। ठीक है ओंकार जी, वो जनता तय कर लेगी, वो जनता तय कर लेगी निश्चित तौर पर। आप अगर बात कह रहे हैं तो मैं उसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन सर मैं फिर से वही सवाल आपके सामने दोहरा रहा हूं। आप जो बार बार कह रहे हैं कि हमने किसानों से पूछा था, हमने किसान संगठनों से बात की थी, पहले भी ऐसा हो चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा के जो महासचिव हैं वो भी आमने सामने बैठे थे, आप भी उनके सामने थे, उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि संयुक्त किसान मोर्चा से किसी भी तरह का कोई भी औपचारिक जो है इस तरह का कोई ना तो प्रस्ताव था ना ही बातचीत थी। तो कुल मिलाकर वही वाली बात आती है जो विपक्ष कहता है कि चौटाला साहब से पूछा कि क्या मैं इस्तीफा दे दूं, और चौटाला साहब ने कहा कि हां चौटाला साहब आप इस्तीफा दे दीजिए, और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। के कहने से कुछ नहीं होने वाला, आपका चैनल जितना मर्जी भ्रम फैला ले। सर सवाल पूछने को भ्रम क्यों मान रहे हैं आप? बेवजह में गुस्सा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सर मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, और मैं तो आपको मौका दे रहा हूं जवाब देने का, ताकि आप जनता को समझा सकें, और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है ओंकार जी। दिक्कत यह है कि चैनल आपका मालिक है, आपने वही बोलना जो आपके मालिक ने ओंकार जी मैं एक पत्रकार हूं सर, ओंकार जी मैं पत्रकार हूं, ये चुनाव जो है ना, और मैं ये शपथ लेता हूं सर अपने किसी भी डिबेट में आने से पहले कि मेरी डिबेट जो है वो निष्पक्ष रहेगी, और रहती भी है सर। आपके पास अगर विषय नहीं है तो आप इस तरह से दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम लगाएंगे तो सर वो बात भी है। मैं तो पूरा जवाब देने का मौका आपको दे रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो मैं आता हूं अब रेणु भाटिया जी के पास। रेणु भाटिया जी, दिग्विजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि अंडर करंट वोट जो है हमारे पास अच्छा खासा है, साइलेंट वोटर्स हैं हमारे, जो कि हमें 15, 20 और 25 ये 3 आंकड़े उन्होंने दिए, इतना डिफरेंस से डिफरेंस से हमें इलेक्शन जिताएंगे। लेकिन मैम सवाल यहां पर यह है कि जो अंडर करंट वोटर है वो आपको ही वोट क्यों डालेगा, वो आपके ही पक्ष में क्यों आएगा? ये दावा तो कांग्रेस भी कर रही है। देखिए मैं अभी ओंकार जी को सुन रही थी, और आपने उनकी लैंग्वेज से और उनके स्टाइल से उनकी फ्रस्ट्रेशन भी देखी। जवाब उनके पास कोई नहीं है। वही बात की अंडर करेंट वोट या इस तरह से भी आप बात करें, भारतीय जनता पार्टी को पिछले 7 वर्षों में जनता ने काम करते हुए देखा है। चाहे 2014 का आप चुनाव देखें, चाहे 2019 का देखें, और आप ये रिपीट चुनाव आप देखें। अभय चौटाला की अगर बात करें तो मुझे बड़ी कई बार हंसी आती है कि अभय चौटाला अपने शब्दों पर भी कायम नहीं रहते। वो ऐसे नेता हैं, तो वहां की जनता उन पर विश्वास क्यों करे? सोचने का मुद्दा ये है कि जो व्यक्ति न दाएं न बाएं कभी सोच भी नहीं पाते, कभी किसानों की बात करते हैं। और मजे की बात यह है, पिछले आपने अभी रिकॉर्ड गिनवाया, मुझे तो कई वर्ष ध्यान में भी नहीं थे। आपने 1970, 1982, 87, 96 और फिर उसके बाद अभय चौटाला का जो है टाइम गिनवाया। अब मुझे हैरानी इस बात की है कि जब उनके पास अपना ये समय था, जब वो रूलिंग में थे, जब वो वहाँ के विधायक थे, उन्होंने कभी किसानों की बात को उठाया तक नहीं। कहने को किसान नेता, कहने को किसानों की पार्टी, देवीलाल जी के पवित्र नाम को वो बदनाम कई बार करते हैं। तो मुझे हैरानी ये होती है कि जब आपके पास कुर्सी थी, जब आपके पास मौका था, तब तो आप विधानसभा में कुछ बोलते नहीं है। जब आप सीटें दे देते हैं अपना हीरो बनती दिखाने के लिए, ये हीरो बनने के लिए या रिमेम्बर्ड कहलाने के लिए, तो उस टाइम आप कहते हैं मैं इस्तीफा दूंगा, मैं किसानों के साथ हूँ। आपने पहले क्या कर लिया और अब क्या कर लिया? और आप चुनाव जैसे ही घोषित हुए, 6 महीने बीते नहीं, इनके पैरों में गुदगुदी होने लगी कि अरे हमने तो खाका इस्तीफा दे दिया। इन 6 महीनों में क्या इन्होंने किसानों की कोई बात उठाई, या इन्होंने किसानों के लिए कोई ऐसा पक्ष रखा, या कोई ऐसी बात की सिवाय दंगा फसाद उनको गुमराह करने की नहीं किया? हैरानी ये होती है, और जनता भी इस बात को अब मानने लगी है। अभी मैं बैठक में थी अपनी, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इलाहाबाद का आज की डेट में क्या माहौल है। वहाँ के लोग अब भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की किसान नीतियों को समझ गए हैं। हिंदी में कहें तो उनको पूरी परिभाषित की गई कि जो किसानों के अधिकार हैं, जो किसानों के लिए प्लान किए गए हैं, जो उनके लिए स्कीम्स बनाई गई हैं, चाहे वो जल योजना हो, चाहे वो बीजों से संबंधित योजना, कोई भी योजना की अगर आप बात करें जो किसानों से रिलेटेड है, पशुधन योजना हो, किसी भी योजना की आप बात करें, वो किसान के फेवर में है। क्यों नहीं किसान फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचेगा? क्यों नहीं वो अंडर करंट वाला? लेकिन वो आपको अगेंस्ट कह रहे हैं रेणु भाटिया जी,
जो बातें आप कह रही हैं कि किसानों का जो मत है वो हमारे साथ है, कांग्रेस भी और इंडियन नेशनल लोकदल भी इस बात को लगातार प्रचारित कर रही है कि किसान तबका ही ऐसा है जो पूरा आपके विरोध में है। देखिए, मैं एलनाबाद की बात करूंगी और एलनाबाद का किसान समझता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई अन्य पार्टी ऐसी नहीं है जो अपनी बात पर अडिग है, किसानों के लिए अडिग है। क्योंकि आप कांग्रेस को देखिए, मैं पिछले 2014 से लेकर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, मैं कांग्रेस मीडिया हाउस में बैठ के विधानसभा में नोटिस करती हूँ कि जब कहीं कभी किसानों का मुद्दा आता है, ये लोग कोई ना कोई बहाना करके वॉकआउट कर लेते हैं। और आपका चैनल और बाकी अन्य चैनल कवर करके भी दिखा चुके हैं इस बात को। मतलब अगर आप रिवाइंड करें, ठीक है, मैं राय सिंह जी के पास आता हूँ। ठीक है, अब मैं राय सिंह जी के पास आता हूँ। राय सिंह जी, आपको भी लगता है कि साइलेंट वोट जो है वो एंटी इनकम्बेंसी होने के कारण या किसी भी और कारण से वो आपके पक्ष में आएगा? राय सिंह जी। केशव जी, देखिए मेरे मित्र, जिस प्रकार सबसे पहले हमारे इनेलो के प्रवक्ता ओंकार सिंह जी ने जो बात कही है, ओंकार जी कहते हैं कि चौधरी अजय सिंह चौटाला ने किसानों के पक्ष में इस्तीफा दिया। देखिए, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा हरियाणा की विधानसभा की कार्रवाई जानती है। जिस प्रकार हरियाणा सरकार के खिलाफ हमारे प्रतिपक्ष नेता और हमारी पार्टी ने अविश्वास का प्रस्ताव लाए थे कि आए मिलकर इस गूंगी बहरी अत्याचारी किसान विरोधी सरकार को सदन में गिराया जाए, लेकिन अजय सिंह जी ने मिलकर भाजपा के साथ सरकार के पक्ष में वोट देने की बजाय और विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने की बजाय उन्होंने बीच का रास्ता अपनाकर इस्तीफा दिया। बता तो दीजिए, गिनती तो बताइए, कैसे गिरा देते सरकार को? 31 MLA आपके पास। अरे कृपया मेरी बात सुनिए ओंकार जी, बड़े भाई की बात सुनिए, बता दीजिए, कृपया बात सुनिए ओंकार जी मेरी। अरे राय बीच में मत सिंह रही बात कैसे गिरा देते? 31 MLA आप बताइए कैसे आपको? आप मेरी बात को सुनिए ओंकार जी, मेरे बड़े भाई, बात सुनिए। आपको शांति के साथ उन्होंने सुना है, यही अपेक्षा वो भी आपसे कर रहे हैं। मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। ओंकार जी, ओंकार जी, ओंकार जी, ओंकार जी, आप बेवजह में इतने उत्साहित हो रहे हैं सर। केशव जी, केशव, गर्म मत होइए सर, मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। राय सिंह जी, मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। ठीक है ओंकार जी, वो अपनी बात रख लेते हैं, मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। राय सिंह जी रखिए, आप बताइए कि गिराते कैसे सरकार? ठीक है सर, मैं पूछ रहा हूं उनसे और मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगा। एक बार अपनी बात रख तो लेनी थी उन्हें। राय सिंह जी। केशव जी, रही बात दिग्विजय सिंह चौटाला की, दिग्विजय सिंह चौटाला हरियाणा की राजनीति में वो व्यक्ति है जो सैकड़ों बार अपने बात बयान से बदल चुका है, जिन्होंने पहले अपने दादा को धोखा दिया, चाचा को धोखा दिया, प्रदेश के लोगों को धोखा दिया। खट्टर साहब को क्या कहते थे, किस प्रकार कौम का गद्दार कहते थे, किस प्रकार की भाषा करते थे। आज खट्टर साहब चाचा हो गए, दादाजी गौतम हो गए और उनसे भाग रहे हैं। अरे हरियाणा की राजनीति में ये नौशिक्षा व्यक्ति जिसको सब जानते हैं कि पिछले 10 महीने से बिल्कुल नहीं बोला, जब किसान जवाब मांगते थे, जब मजदूर जवाब मांगता था। अब चुनावी रणनीति में मेंढक की तरह बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि साइलेंट वोटर ये नहीं है। इस प्रदेश के लोगों ने, किसान मजदूर ने सड़क पर आकर दिखाया है कि जेजेपी ने अगर वोट लिया हरियाणा के अंदर 10 सीटें, वो भाजपा के खिलाफ ली थी। किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कौन सी राजनीतिक ज्ञान हमको कहां पर ठीक कराते हैं झूठी। इस प्रकार हरियाणा की जनता, इलाहाबाद के लोग समझते हैं कि केवल ठीक है, कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक मैं जवाब देता हूं, मैं विवेक जी से जवाब देता हूं, जिन पर विश्वास है, मैं विवेक जी से जवाब लेता हूं, खड़ा उतरेंगे और प्रतिपक्ष की भूमिका में रहते हुए सत्ता में आ जाएंगे और हरियाणा प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए संघर्ष करेंगे, चलते रहेंगे। ठीक है राय सिंह जी, मैं विवेक जी से जवाब लेता हूं, फिर मैं अशोक जी के पास आऊंगा इन चुनावी समीकरणों की समीक्षा को लेकर। विवेक चौधरी जी। अपनी बात रख सकते हैं सर, काफी सारे सवाल दागे हैं आपके ऊपर, खासतौर पर राय सिंह जी ने। कांग्रेस और इनेलो के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, इनेलो वालों ने तो आपके ऊपर भी सवाल दागने का काम किया, उन्होंने तो आपके ऊपर और आपके चैनल के ऊपर भी मार्ग लगाने का काम किया, पर इससे कोई आपको भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका ये पुराना काम है। इनके नेता भी समय समय पर पत्रकारों को धमकाते रहे हैं और जिस लहजे में ये बात करते हैं, उनके नेता बात करते हैं, वो जनता से छुपा हुआ नहीं है। आज ये किसानों की बात बारी बारी दोनों पार्टियां कर रही हैं। अगर कांग्रेस की बात करें या इनेलो की बात करें, दोनों ही पार्टियां, मैं तो ये कहूंगा, किसानों की विरोधी। अगर आप इतने ही किसानों के मुद्दे उठाने वाले थे तो वहां से विधानसभा से क्यों दौड़े, रिजाइन देते क्यों दौड़े? किसान नेता जो अपने आप को कहलाते हैं गुलाम सलूनी जी,
उन्होंने साफ कहा कि रिजाइन देने की जरूरत नहीं थी। और अगर इतना ही जरूरी था रिजाइन देना तो अभी सोल्यूशन तो नहीं हुआ किसानों के मुद्दे का। ये तो अहमदाबाद के अंदर एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं हमारी बात। अभी कहते हैं दोबारा रिजाइन दे देंगे अगर कानून वापस नहीं। कमाल की बात है, आप किसान नेता को चुनाव में लड़ाइए, चुनाव के अंदर मैदान के अंदर आप किसी किसान नेता को लेकर आइए अगर आप इतने किसान हितैषी दें। सेक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने देखा और इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। आज ये देख रहे हैं इलाहाबाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो आने वाले थोड़े दिनों में पता ही लग जाएगा। रिजल्ट जब आप सबके सामने आएगा, जब बीजेपी गठबंधन जीत के बाहर आएगा और गोविंद कांडा जी विजेता होंगे तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। आज कांग्रेस के साथी बारी बारी कह रहे हैं किसानों का सरकार, किसानों के लिए। मैं कांग्रेस के साथी से पूछना चाहूंगा, आप तो बताइए आपने किसानों के लिए क्या किया? अगर आपको याद ना हो तो आपके नेता ने विधानसभा के अंदर ये बात बोली थी, हम इन कानूनों को लेके आए थे, हम इन कानूनों को लाने वाले हैं। आज आप अपनी बात करते हैं कि बीजेपी ऐसे कर रही है, बीजेपी। जनाब अपने विधान के अंदर जाके देखिए आपके नेता ने क्या कुछ किया। बीजेपी ने कहीं जमींदारों की जमीन। ठीक है विवेक जी साहब, दिग्विजय जी जो ये बात को कह रहे हैं कि हमारे पास अंडर करंट वोट है, आप बताइए तो सही कि किस तरह के वोटर को, किस तरह की क्लास को जो है वो बीजेपी अपना अंडर करंट वोट मांग रही है सर? अंडर करंट वोट बताएगा जो लोग ये इनके इनेलो और कांग्रेस के, मैं गुंडे कहूंगा, गुरुद्वारों में जाने से लोगों को रोक रहे हैं, गुरुद्वारों के अंदर से धक्के मार के निकाल रहे हैं। आप गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद में जाने से किसी को रोक सकते हैं क्या? ये सबकी सार्वजनिक जगह है, आप वहां जाने से कैसे? यानी कि आप ये मान रहे हैं कि जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, यानी कि आप ये मान रहे हैं कि जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है इसका लाभ कहीं ना कहीं वो आपको मिलने जा रहा है? बिल्कुल मिलने जा रहा है, लोगों को समझ आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं और क्या इनका एजेंडा है। ठीक है, मैं ओंकार जी से रोकना चाहते हैं। मैं ओंकार जी से जवाब ले लेता हूं इस बात का। ओंकार जी, विरोध प्रदर्शन की सिंपैथी जो है वो बीजेपी जेजेपी ये मान रही है कि उनके पक्ष में जा रही है। ऐसा जी, ये ख्याल इनके लिए अच्छा है जो ये अंडर करंट कह रहे हैं और साइलेंट वोट कर रहे हैं। यहां तो कोई अंडर करंट नहीं ना साइलेंट वोट है, वहां तो सरेआम वोट है। और जो ये मेरे भाई बोल रहे थे ना, ये वही पार्टी है जो अपने परिवार में दगा करके निकली और कह रही थी खट्टर के विरोध में वोट ली। अगर इन्होंने वोट ली बीजेपी के विरोध में और ये कहते बीजेपी को यमुना पार पहुंचाएंगे, बीजेपी कह रही 75 पार, ये कहती यमुना पार, और यमुना पार तो क्या पहुंचाने, बीजेपी की गोद में बैठ गए। ये सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों का लाभ उठाने वाले बंदे हैं और ये सिर्फ जनता का शोषण करने वाले बंदे हैं। आज सरकार को बने हुए कितना टाइम हुआ? ओंकार जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सर। ओंकार जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ, पूरे सम्मान के साथ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें बहु पार्टी प्रणाली है, मल्टी पार्टी फंक्शनिंग है, इसके अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। अगर चुनावी मुद्दे लेकर किसी भी राजनीतिक पार्टी का किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ विरोध हो सकता है, लेकिन चुनाव के बाद अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक दल के साथ जाकर गठबंधन करती है, संवैधानिक दायरों के साथ करती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आपकी पार्टी किसी के साथ क्यों ना रही हो सर, तो क्या ये इस तरह से चुनावी मुद्दा बन जाता है? लोकतंत्र में विश्वास तो है ना सर आपका? आप ये मानते हैं भारत में लोकतंत्र है? सुनिए, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं आप? बिल्कुल सर, किसी भी तरह का संदेह नहीं है सर, किसी भी तरह का संदेह नहीं है। अभय चौटाला को फिर सुनिए, फिर अभय सिंह चौटाला को इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वहां कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। और दूसरा, जो पार्टी जनता से, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरे को जवाब दीजिए, मेरे को जवाब दें। अगर कोई पार्टी जनता से ये कह के वोट लेती है कि हम बीजेपी को यमुना पार छोड़ के आएंगे, उसको ये वोट मिले हैं बीजेपी के विरोध में, बीजेपी की गोद में बैठने के लिए वोट नहीं मिले हैं। ये तो आने वाले चुनाव में पता लगेगा। और जहां तक एलनाबाद चुनाव का सवाल है ना, एलनाबाद हमारा परिवार है, 11 बार जीता वहां से इनेलो का प्रत्याशी। ये सिर्फ चुनाव का रिजल्ट नहीं आएगा, ये हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित करेगा। ठीक है, इन दोनों पार्टियों की वहां पर जमानत जब्त होगी, मेरी बात याद रखना। ठीक है ओंकार जी, यानी कि आपका यह मानना है कि आप जब एलनाबाद की जनता के सामने वोट मांगने के लिए जाएंगे तो आप उनसे यही बताएंगे कि हमने क्या किया 11-12 सालों के अंदर। क्या चुनावी मुद्दे क्या होंगे सर आपके? ऐसा है, जनता ने ही प्रत्याशी बनाया। ये चुनाव किसान बनाम सरकार का चुनाव है।
ये किसान की विवेक जी वो तो कह रहे हैं जनता ने प्रत्याशी बनाया, आप बेवजह में एलिगेशन लगा रहे हैं। अपनी फसल काल में किसान के बेटे को किसी को क्यों, किसान नेता को किसी को क्यों नहीं आपने प्रत्याशी बनाया? आज अपने आप को ये उनको विधायक पद की कोई जरूरत नहीं है, उनके पास कई गाँव पहुंच गए हैं, कहीं किसान आपसे पूछ के प्रत्याशी नहीं गोविंद ढूंढने का काम कीजिए, आपके बीच में लेने देगा ढूंढने का काम कीजिए। कमी आपने और आपके नेताओं में है, तो उनको सुनना नहीं आता, सुनाना आता है। सुनने का काम कीजिए, जो रियलिटी से आप दौड़िए ना। आज कहीं ना कहीं जो लोग देख रहे हैं, लोगों की सभी बातें समझ आ रहा है, ये अपने आप को किसान में इंटेंसी दिखाते हैं। मैं कहूँगा सबसे बड़े दुश्मन किसानों के लिए आज जो लोग किसानों की बात करते हैं, आप किसानों से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेगा हमें किसान हितैषी होने का। आप 10 किसान सड़कों पर बीजेपी की गोद में बैठे हो, ये जनता चुनाव आने दो, आपको सबक सिखा दो। आपको एक मैं बात याद कराना चाहूंगा, एक वाक्य याद कराना चाहूंगा। जिस दिन वोटिंग थी, मैं आपके चेहरे के ऊपर, जिस दिन काउंटिंग थी, मैं आपके चेहरे के ऊपर भी डिबेट में बैठा था, और इन्हीं के नेता अभय सिंह चौटाला ये कहते थे कि अगर हमें अलायंस की जरूरत पड़ी तो हम बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे। कहीं ना कहीं दोगली नीति हमेशा ये अपनाने का काम करते हैं, और इतिहास उठाते देखिए। आज कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जीत के आप करेंगे क्या? दोबारा से इस्तीफा देंगे, दोबारा से चुनाव कराएंगे? आपने अपने घर से पैसा देना है क्या? लोगों की जेब से, सारे खून पसीने की कमाई से वो पैसा लगेगा चुनाव से, और जनता का पैसा के बाद जनता का चुनाव के बाद आज कहीं ना कहीं विकास कार्यों को वो तो उधार का दूसरे अब बात करते हो करंट की, वहाँ कोई अंडर करंट और साइलेंट वोट नहीं है। वहाँ जनता बिल्कुल स्पष्ट इमेज देगी। सिंह चौटाला नहीं है, उन्होंने बोला था 27 जनवरी घबरा क्यों रहे हैं, बौखला क्यों रहे हैं? आप चुनाव प्रचार कीजिए, आपको इतने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप जीत के दिखाइए। आज आप एक बात का जवाब मुझे दे दीजिए, अगर आपने किसानों के पक्ष में वोट दी है, किसानों के पक्ष में आपने रिजाइन दिया है, तो किसानों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो हमारे बहुत ही माननीय है, उनको स्टेज पे क्यों नहीं दोगे? आप लोगों ने उनकी भी बेइज्जती कराने का काम किया। आपको शर्म आनी चाहिए, इतने सीनियर लीडर को आप कहाँ बदनाम कराते फिरते हैं। आप लोगों के कारण उनको नीचा देखना पड़ा। अगर आप इतने किसान हितैषी हैं और आपने किसानों के कहने का रिजाइन दिया, तो क्यों नहीं गए स्टेज पे? स्टेज पे चढ़ के तो दिखाओ। आज बातें जितनी मर्जी करा रही, यहाँ पे बातें करने से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड में आपको पता लगेगा जब ठीक होगा और वोटिंग ठीक है आपके दबाव से ग्राउंड कर तो 2 तारीख को आ ही जाएगा, देख लेंगे। अब की बार इलेक्शन नहीं चलेगा, ठीक है, आज इलेक्शन चलेगा। ठीक है सर, तो ठीक है सर, विकास को मैं राय सिंह जी के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं अशोक चौहान जी के पास आऊंगा। चौहान साहब, क्या लग रहा है, किस तरह की इक्वेशंस लग रही हैं? देखो केशव, एक सीट है, मध्यवर्ती चुनाव है। सभी पार्टियां जो है मेनली जो कहिएगा भाजपा और जसपा गठबंधन जो रूलिंग में है, इनेलो और क्या नाम विपक्ष में इनेलो हो गई और कांग्रेस हो गया, सभी पार्टियों में जो है बड़ी ही बेताबी से बड़े हैं। उससे एक किसान प्रेम जो है बहुत उमड़ रहा है। हर कोई पार्टी किसान के इससे ही अपना चलना चाह रही है, किसान का ही अपना नाम लेके जो है अपना ये बेहतरनी जो है अपना पार करना चाह रहे हैं। और ये कि भाई किसान है, अपना जो है कि अपना इनेलो के जो अपना प्रवक्ता वो कह भी चुके हैं कि ये जो इलेक्शन है ये अपना जो है किसान वर्सेस सरकार और कैसे कैसे जैसे कि बात हो रही है सामने सब दिखाई दे रहा है।
रहे ये कि अभी तो चुनाव प्रचार सही मायने में तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। लोग अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में लग रहे हैं। भाजपा ने और अपना जो है मामला शुरू किया है, अपना थोड़ा बहुत अपना चल रहा है। अब जैसे कि कल अपना नॉमिनेशन का है, वापसी का हो जाएगा, उसके बाद में चुनाव प्रचार तब जोर पकड़ेगा। पर ये दिखाई दे रहा है कि हर कोई जो भी पार्टी है, जो विपक्ष की है, वो किसी न किसी तरह से इस चुनाव को जो है जीतना चाहती है। भले ही 11 बार जो है इनेलो के कैंडिडेट वहां से जीत चुके हैं, पर जो है कांग्रेस भी पीछे नहीं है, इन्हें अपना भाजपा और जजपा गठबंधन है वो भी नहीं है। देखो ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहे। पारंपरिक वोट बैंक जो है जी, उसमें सेंधमानी कर पाएंगे राजनीतिक दल? देखिएगा, हर कोई कोशिश करेगा, हर कोई ऐसा है। देखो कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है ना, कोशिश करके आदमी देखता है कि कैसे क्या होता है, कि कहाँ क्या। हाँ, प्रतिष्ठा की सीट है इनेलो के लिए भी, और जो अपना जो रूलिंग पार्टी है जजपा और क्या नाम बीजेपी, उनके लिए भी ये प्रतिष्ठा का एक सवाल बन गया है। एक योगी के देखो कौन क्या कितने पानी में है और कैसे क्या निकाल पाता है। अगर ये सीट इनेलो से चली जाती है तो फिर यह है कि इनेलो का जनाधार, इनेलो का कहां क्या रहेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये अस्तित्व की लड़ाई है, हाँ, अस्तित्व है, बिल्कुल है। सीट मैंने अभी पहले कहा था, सीट एक है, पर यह जो प्रतिष्ठा के सवाल है और प्रतिष्ठित सीट है, क्योंकि इनेलो ने कभी भी इन्हें अपना 11 बार जीते हैं, उसके बाद में जो भी अपना हुआ है इसको कभी जाने नहीं दिया है। अब ये देखते हैं कि कौन कितने पानी में है और कितना कैसे क्या करके हिसाब से अपना ले जा सकता है। पर कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा और हर किसी को देखिएगा। राजनीति में कोई अस्थाई ना दुश्मन है और न ही अस्थाई कोई दोस्त है। जैसे हालात होते हैं लोकतांत्रिक उसमें होता है, तो उसके बाद में जैसा जजपा का है लगे कि साहब जो बीजेपी के खिलाफ जजपा आगे करिए, मानते हैं सब इलेक्शन में सब कुछ होता है, पर जब उसके बाद में लोकतांत्रिक प्रणाली में जब हम आ जाते हैं, उसके एंटर करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोऑपरेशन लेना भी पड़ता है, कोऑपरेशन देना भी पड़ता है। जो अभी सत्ता में हमारे जो है अपना इनेलो क्या नाम बीजेपी और जजपा में जो हुआ है। ठीक है, मैं राय सिंह जी के पास आता हूं। राय सिंह जी, एक मुद्दा यह भी प्रमुख तौर पर वहां पर है कि शैलजा वर्सेस हुड्डा जो है, अंदर खाने इनके भी दो खेमे जो है बटे हुए हैं अलग अलग, इस तरह की बातें भी चल रही हैं। दूसरा, खुलकर भरत बेनीवाल तो अब बगावत कर ही चुके हैं। कल भादु ने भी, रमेश भादु जी ने भी कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि जो अंदर खाने को सबको साथ लेकर चलने की रणनीति चुनाव के टाइम पे हर एक पार्टी अपनाने की कोशिश करती है, क्या वो तालमेल अंदर स्थापित नहीं हो पा रहा है और चुनाव में नुकसान होगा इस बात का? राय सिंह जी। देखिए केशव जी, जिस प्रकार के राजनीतिक बात आप कह रहे हैं, यह आपके बनाए हुए समीकरण है या कोई भी बात आप नहीं पैदा कर सकते, वो आपका अपना मत है। नहीं, भरत बेनीवाल ने तो ओपनली कहा कि मैं 14 तारीख को अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा। वो तो उनको तो हमने कोई प्रेशराइज नहीं किया करने के लिए, नहीं रमेश भादु जी को कर रहे हैं बीजेपी। मेरी बात सुनिए, कृपया आप मेरी बात सुनिए। जहां तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की बात है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की हमारी लोकप्रिय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और ने कल भी और नामांकन के दिन भी हमारे आदरणीय प्रभारी जी के नेतृत्व में मिलकर सभी बड़े नेताओं ने, दर्जनों से अधिक विधायकों ने ये बात सुनिश्चित की है कि कांग्रेस एकता के साथ, मजबूती के साथ, कार्यकर्ताओं के बल पर और इलाहाबाद की बहादुर जनता की न्यायप्रिय निर्णय के बल पर जो प्रदेश की राजनीति में इतिहास लिखने जा रही है कि हरियाणा में केवल और केवल विपक्ष की भूमिका में आज किसान, मजदूर, व्यापारी, आम वर्ग के साथ अगर कोई खड़ा है, वो कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस इस समय हर व्यक्ति के साथ खड़ी है। जानता है पूरा प्रदेश समझता है इस बात को, और ये चुनाव जो इतिहास लिखेगा ऐसे ऐसे बहरूपियों को जो राजनीति में बहरूपिया बनते हैं, बिगड़ते हैं, नए नए समीकरण बनाते हैं, इनको राजनीति में जनता रास्ता दिखाएगी बाहर का। और रही बात, आप कह रहे हैं कि बीजेपी में जो शामिल हुए हैं ये रणनीति है, भाजपा के प्रत्याशी कहां पर है जो पिछली बार चुनाव में वोट लेकर आए थे, वो कांग्रेस के साथ है। तो आज जनता का भी
और पार्टियों का भी, नेताओं का भी विश्वास कांग्रेस के प्रति है। और हमारे जगदीश नेहरा जी ने कल कांग्रेस ज्वाइन की है। आप देखना कि कांग्रेस के सभी साथी मिलकर हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे और इलाहाबाद की जनता रोड चुनाव और नगर निगम उपचुनाव भारत बेनीवाल जी को लेकर आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। हमारी कांग्रेस ने की है। भारत बेनीवाल जी को लेकर आपने जवाब नहीं दिया है, तो क्या मैं दोबारा पूछूं या आगे बढ़ जाऊं? भरत बेनीवाल जी हमारे सम्मानित नेता हैं और कांग्रेस पार्टी विचारों का एक संग्रह है। यहाँ पर विचारों की कदर होती है, सम्मान होता है और हम सब समझते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया अभी शुरुआत है। केशव जी, चुनाव की प्रक्रिया में देखिए किस प्रकार हमारा काम आगे बढ़ता है, किस प्रकार हरियाणा प्रदेश की जनता का विश्वास, विशेषकर इलाहाबाद के एक अटूट प्रेम हमारे साथ चलेगा। मना लेंगे देखते जाना और हम भारी मतों से विजयी होंगे और इनेलो की मना लेंगे। अवैध सत्य है, अवैध अवसरवादी है और भाजपा ठीक है। रायसिंह जी एक आखिरी सवाल है सर। जो लोग हैं इन सब की जमानत जब्त होगी। ठीक है रायसिंह जी, एक आखिरी सवाल है जो पहला सवाल भी था। मना लेंगे भरत बेनीवाल जी को, पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? बिल्कुल मनाएंगे। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर नेता के मत होते हैं, उनके अपने अपने विचार होते हैं। यानी नाराज है इसका कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है, कहीं ना कहीं नेताओं की बात होती है और हम चाहेंगे विश्वास के साथ कि कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ेगी जो आप आने वाले चुनाव। यानी नाराज है इसका मतलब? नहीं, मैं आप कह रहे हैं ना, आपका प्रश्न है, हमने उत्तर दिया है। मैंने क्यों कहा नाराज है? ठीक है सर, कांग्रेस से कोई नाराज नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता भी कांग्रेस के साथ है। रेणु जी के पास सब सम्मानित हैं। ठीक है सर, रेणु जी रखिए अपनी बात। देखिए केशव, मैं बड़ी देर से राय सिंह जी को सुन रही हूँ और मुझे ये ताज्जुब हो रहा है कि मुझे लगता है कि ये डिबेट पे आने से पहले या तो प्रिपेयर नहीं करते या अपने नेताओं से इनकी बातचीत नहीं होती है, क्या चल रहा है, क्या पार्टी में होना चाहिए, कोई पार्टी लाइन या तो इनको मिलती नहीं है। क्योंकि देखिए बार बार ये दिशा और दशा की बात कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ इनकी कि इन्होंने कम से कम भाजपा की कोई नीति, कोई लाइन तो अपनाई। दिशा और दशा बदलेगी, ये भारतीय जनता पार्टी ने स्लोगन दिया था जब 2014 में आए थे। एक सेकंड सुनिए, अरे सुनिए राय सिंह जी, आप भाजपा की स्थिति जनता देख रही है, किसान देख रहा है, प्रदेश के लोग देख रहे हैं, ठीक नहीं, वो आपको सुन रही थी, आप उनको कभी हुड्डा के नाम पर। और आपको याद होगा केशव, आपके साथ ही मैंने बहुत सारी डिबेट स्टूडियो में की थी जब अशोक तंवर और हुड्डा की लड़ाई हुआ करती थी। उस लड़ाई में कभी पगड़ियां बदलती थी, कभी गाड़ियां बदलती थी, हाथापाई तक की नौबत थी। जनता विश्वास करे तो किस पे करे? और जब कभी कुछ सुलझाव की बारी आती थी तो ये लोग विधानसभा से वॉकआउट करते हैं। आज भी जो इनके नेता, इनकी नेता प्रतिपक्ष विपक्ष जो है, जो अपना किरण जी, वो भी जब भी कोई बात होती है उसको सॉल्व करने के बदले फटाफट अपना पेन रखा, जैकेट वो करी और बाहर चल दी। अरे किसान इन पर विश्वास क्यों करे? जनता इन पर विश्वास क्यों करे? ऐलनाबाद की जनता ने कभी इनको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दिया, पॉजिटिव दृष्टि से नहीं देखा। अन्य क्षेत्रों का अगर आप देखें तो ये विपक्ष की ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर आज जनता बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहती, क्योंकि अंदर खाने ये खुद लड़ते हैं। अभी देखिए अंदर खाने रेणु जी, ये आपस की राजनीति को रेणु जी ऐलनाबाद के नए चुनाव को कैसे जो है नया रूप देंगे? ठीक है, क्या आपको ये लग रहा है, और इसी स्ट्रेटजी पर आप लोग काम भी कर रहे हैं, कि अगर आप ये ऐलनाबाद की जनता को बताएंगे कि सरकार के साथ मिलने का मौका ऐलनाबाद को मिलेगा तो ऐलनाबाद की जनता पर विश्वास करेगी? आप ऐसा मानकर चल रही हैं? देखिए हमारी सरकार ने 2014 वाले फर्स्ट टेन्योर में भी और 2019 वाले टेन्योर में भी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने किसी भी 90 की 90 विधानसभाओं में जहां हमारा विधायक है या नहीं है या किसी अन्य पार्टी का है, किसी भी स्थान को छोड़ा नहीं है विकास की दृष्टि से। तो रेणु जी, ये तो दो अलग अलग बातें हो गई। एक तरफ तो आप कह रही हैं कि हमने विकास किया है, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि ऐलनाबाद में विकास नहीं हुआ है। तो दो बातें होंगी मैम। नहीं, आप बात समझिए। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने हर क्षेत्र में विकास किया, चाहे हमारा वहाँ विधायक है चाहे नहीं है, परंतु इस तरह से किसानों को मुद्दा बनाकर उनके ऊपर, उनके कंधे पर बंदूक रख के इस तरह से चुनाव लड़ने की दृष्टि से अगर इस चुनाव को सोच रही है, भले ही वो कांग्रेस नेशनल लोकदल, ऐलनाबाद में जो भी विकास होना था
अगर वो कहीं पर भी रहा है इनकी आपस की खिंच की वजह से, वो माननीय मनोहर लाल खट्टर सरकार पूरा करेगी। और अगर हम पूर्ण रूप से यहाँ आते हैं, जनता का जो प्यार हमें दिख रहा है, जो मिल रहा है, रेणु जी, यानी कि आपका ये मानना है कि एलनाबाद में जो कुछ अच्छा हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आप सरकार में हैं, और बुरा हुआ या अच्छा नहीं हो पाया तो वो इसलिए क्योंकि लोकदल ने उसे रोका, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, सरकार ने हर दृष्टि से हर क्षेत्र में काम किया। खट्टर जी ने हर विधानसभा को उतना ही धन राशि दी जितनी देनी चाहिए थी। उसके बावजूद इस हमारी सरकार जैसे यहाँ बनेगी, क्योंकि लोगों को गुमराह करके इस तरह से लोगों को फ्रस्ट्रेशन जो दी गई उसको हम खत्म करना चाहते हैं, वहाँ की जनता के लिए काम करना चाहते हैं और खुलकर उस विकास को भी करना चाहते हैं। ठीक है, मैं ओंकार जी के पास आता हूँ। मैं ओंकार जी के पास आता हूँ। ओंकार जी रखिए अपनी बात, जवाब दीजिए सर। केशव जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी और जेजेपी को गांव में तो घुसने नहीं दे रहे और ये टोटली ग्रामीण सीट है। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुद्दा क्या लेके जाओगे? विकास का मुद्दा लोगे, बेरोजगारी का मुद्दा लोगे, महंगाई का मुद्दा लोगे? आज तेल क्या रेट है, डीजल क्या रेट है, गैस क्या रेट है? आंखें खुल गई है जनता की। आप भ्रष्टाचारी का मुद्दा लोगे या बड़े बड़े जो घोटाले किए हैं, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, मुद्दा क्या लेके जाओगे किसानों में? अरे 10 महीने से किसान सड़कों पे है, आपको किसान तो नजर नहीं आ रहा। आपके नेता लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा देते किसानों के ऊपर और 8 किसानों की स्पॉट पर मृत्यु हो जाती है, और नारायणगढ़ में भी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। इन लोगों को किसान का सामना करना इस इलेक्शन में, ये मामूली इलेक्शन ना समझिए। ये इलेक्शन चुनाव हरियाणा की राजनीति में एक मील पत्थर साबित करेगा। ये जो कह रहे हैं ना दशा और दिशा, ये दशा और दिशा इनका दिया हुआ शब्द है। क्या 2014 से पहले हम क्या कहते थे? क्या भारत 2014 के बाद? मेरी बात तो ठीक है सर। ओंकार जी आप ही के जवाब से सर मेरे 2-3 सवाल हैं। ये तो बीजेपी का साथ दे दिया जेजेपी ने। ठीक है सर ओंकार जी, छोड़ के आएंगे। ठीक है सर ओंकार जी ब्लेम गेम सेट कराते हैं सर थोड़ा सा। ओंकार जी इनको वापिस ले आई। ओंकार जी आप ही से मेरे सवाल है सर। पहला सवाल है कि आपने कहा कि गांव में इन्हें घुसने नहीं दे रहे हैं, कौन नहीं घुसने दे रहे हैं सर? पहला सवाल तो मेरा ये है, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये कह चुके हैं कि कोई भी किसान नेता और कोई भी किसान किसी भी तरीके से इस तरह का विरोध प्रदर्शन ना तो कर रहा है और ना ही करेगा, तो वो कौन लोग हैं जो घुसने नहीं दे रहे हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किया केशव आपने। केशव जी, अंबाला छावनी में, अंबाला शहर में जब आए मुख्यमंत्री जी, उनका विरोध किसने किया? उनका हेलीकॉप्टर करनाल में किसने? मेरा सवाल सर एलनाबाद से। देखिए मैं एलनाबाद के अंदर जा रहा हूँ, आप एलनाबाद के बाहर लेकर जा रहे हैं। आप इस चीज का जवाब दे दीजिए। ओंकार जी मैं आपको एलनाबाद में लेकर आ रहा हूँ, आप कभी लखीमपुर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं सर, बात एलनाबाद की है। डिबेट को घुमाना, अगर आप कह रहे हैं कि गाँवों में जाने से रोका जा रहा है, तो गाँवों में कौन जाने से रोक रहा है सर? बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा ओंकार जी। ऐसा है, अगर आपको भी किसान नहीं नजर आ रहे तो आपकी आंखों पे पर्दा चढ़ा हुआ नौकरी का। अगर बीजेपी को भी किसान नहीं नजर आ रहे तो आप इंतजार कीजिए 2 तारीख का, ये पर्दे सारे उतार देंगे किसान। ये चुनाव किसान बनाम सरकार का चुनाव है। गलत है ये चुनाव, ये साबित करेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ओंकार जी मेरा सवाल का जवाब अभी नहीं मिला मुझे। मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है मुझे। मेरे सवाल का जवाब अभी मुझे नहीं मिला है, और जब तक मेरा जवाब नहीं मिलेगा सर, मैं 2-3 बार आपसे और पूछूंगा, उसके बाद जनता अपने आप तय कर लेगी। मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि गांव में इन्हें घुसने नहीं दे रहे हैं। सीधा सा सवाल है सर, कौन नहीं घुसने दे रहा है? किसान नहीं घुसने दे रहे हैं सर, किसान घुसने दे रहे हैं सर। किसानों के नाम पर आप अपनी राजनीति मत चमकाइए। आप किसानों के कंधे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, किसानों को बदनाम कर रहे हैं, और ये बात खुद किसान नेता आकर बोलकर गए हैं। आप मेरे पैनल में बैठे थे, आपके सामने किसान नेता ने साफ तौर पर बना दिया कि हम लोग नहीं रोक रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि वो लोग रोक रहे हैं, ना तो वो किसान है और ना वो रोकेंगे। तो आप बताइए कौन है वो लोग? देखिए, आप जिस टाइम इनका रास्ता रोकेंगे उस टाइम देख लेना किसान हो गया कौन होगा। सर उनके हाथ में मोर्चा के झंडे हैं और पार्टी के ऊपर जो पद है वो इंडियन नेशनल लोकदल का है। नजर नहीं मैं उस दिन भी गिनवा रहा था आपको ये बात।
केशव, इनके पास जवाब नहीं है, ये आपको भी कटघरे में खड़ा ओंकार जी, बार बार मीडिया को भी इस तरह की बात कर रहे हैं। रणधीर कौन है वहां पर जो वहां पर गाड़ी रोक रहे थे बेदी जी की, जो कि भाजपा के नेता हैं, उनकी गाड़ी के सामने जो फोटो था, जो गाड़ी को रोक रहे थे, कौन है वो? रणधीर जोधका कौन है? क्या वो आपके उपप्रधान नहीं है? आपके कहने का मतलब ये है कि जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ वो किसान नहीं है? मैं भी किसान। अरे तो पार्टी का झंडा लेके करो ना। आप किसान हैं तो मैंने आपके नीचे किसान नेता नहीं लिखा। आप लोकदल के नेता बनकर यहाँ पर आए हैं सर, आप लोकदल के नेता बनकर यहाँ पर आए हैं ना। आप जबरदस्ती किसी को झंडा पकड़ाओगे? आप लोकदल के नेता बनकर यहाँ पर आए हैं। वो किसान है तो खेतों में जाइए, वो किसान है तो काले झंडे लेकर विरोध कीजिए, वो किसान है तो संयुक्त मोर्चा के पास जाइए। लेकिन जब आपको फायदा चाहिए होगा तो आप किसान बनेंगे, जब आपको विरोध करना होगा तो आप नेता बन जाएंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा ना सर। नहीं ओंकार जी नहीं, ओंकार जी ठीक है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा भी नहीं। ओंकार जी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं सर, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा। अगला सवाल मेरा है, आपने लखीमपुर का जिक्र किया, क्या आप ये मानते हैं? ओंकार जी सवाल सुन लीजिए अब। ओंकार जी ठीक है, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ सर, मैं सवाल स्किप कर चुका हूँ, मैं जवाब पूछ ही नहीं रहा आपसे अभी वाला। हाँ बताइए। मेरा अगला सवाल है कि अगर आपको ये लगता है कि एलनाबाद की जनता लखीमपुर को याद करेगी तो क्या कंडेला और महम को भूल जाएगी एलनाबाद की जनता? बहुत सुंदर। ऐसा है, यही बातें ना, यही बातें जो शो करती हैं कि आप एज टीवी एंकर काम नहीं कर रहे, आप एक कर्मचारी के एंकर काम कर रहे हैं। आज 10 दिन पहले गोविंद कांडा बीजेपी में घुसते हैं और बीजेपी का प्रत्याशी बन जाते हैं। अरे बीजेपी का प्रत्याशी ही नहीं था। ओंकार जी ये मुझे लगता है कि जोक ऑफ द डे हो गया ये। आप सर सवालों का जवाब तो दे नहीं रहे हैं सर। चलिए आप कुछ भी कहिए, आप एंकर हो, कुछ भी कहिए। ठीक है कोई बात नहीं ओंकार जी, मैं कष्ट भी समझ सकता हूं आपका, मैं कष्ट भी समझ सकता हूं सर, आप बड़े हैं, सम्मानित हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। आपको सवाल पसंद नहीं है सर, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। जनता ने मेरे सवाल सुन लिए हैं, जनता ने आपका जवाब सुन लिया सर, मैं कुछ पूछूंगा नहीं, कोई बात नहीं। विवेक चौधरी जी, विवेक जी कोई बात नहीं। ओंकार जी का मैंने आपको मैं बात बताना चाहूंगा, इनके नेता जो है वो तो झूठ बोलते थे, आज पता लग गया ओंकार जी भी उन्हीं की तरह झूठ बोलते। ओंकार जी ने कहा कि मैं खुद किसान हूँ। ओंकार जी ये तो बता दो नाम नहीं किसान हो, पता तो लग गया आप ये तो बता दो कि आपके नाम से एक जे टर्म और एक आप मेरे को देश पास दिखा दो कि आप किसान हो। ओंकार जी आपको मैं पर्सनली जानता हूँ, आप एक बिल्डर हो, आप एक व्यापारी हो, आपका कैंट के अंदर दुकान है, मैं आपकी डिटेल आपको क्या आपके कहने से आपको दिखा दो अपनी जमीन कहाँ किसान हूँ मैं। आपको लगता है, आपको ये भी पता है कि कौन सा बीज लगता है, कौन से टाइम पे स्प्रे होती है, कौन से टाइम पे पानी दिया जाता है। आप इन बातों के जवाब दे दीजिए मुझे, आपको पता लग जाएगा और जनता को पता लग जाएगा कौन किसान है कौन क्या है। आज कहीं ना कहीं लोगों को बदलाने का काम आप लोग जो पिछले टाइम से करते आ रहे हैं, लोगों को धमकाने का काम जो आप लोग करते आ रहे हैं, अब वो धमकाना और बदलाना नहीं चलेगा। चुनाव में जनता फैसला करेगी, आप लोगों को टेंशन क्या होगा चौटाला से? उनसे एक सवाल पूछो, आप किसान है, आप किसान है, आप जवाब दीजिए, ये खोटा ना बोलने। हाँ किसान हूँ मैं, बताइए मेरी अपनी जमीन में। अरे जमीन और जमीन मैं आमने सामने लेता हूँ सर, आप सवाल पूछिए वो जवाब देंगे। आप सवाल पूछिए ओंकार जी को, विवेक जी को आमने सामने लीजिए। ओंकार जी उनका सवाल है कि आप किसान है या नहीं? विवेक जी वो कह रहे हैं कि मैं किसान हूँ, वो कह रहे हैं मैं पक्का वाला किसान हूँ। रबी की 4 फसलों के नाम बताइए ओंकार जी। आप अगर किसान है आप नाम बताइए। अच्छा आप पहले किसान की डेफिनेशन तो बता दीजिए, आप किसान की डेफिनेशन तो बताइए किसको किसान जो दिन रात खेत में अनाज करता है। आप किसान नहीं, आप बिजनेसमैन है, आपने अपने मुंह से बोला उन्होंने जमीन मेरे थी ना, आप एक बिजनेसमैन है और वहां भी आप बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है मैं चाहता हूं कि ये पर्सनल अटैक्स ना हो। विवेक जी ठीक है, ये पर्सनल अटैक्स अगर ना होंगे, ये पर्सनल अटैक्स अगर नहीं होंगे तो सर मैं मानता हूं कि एक मर्यादित डिबेट जो है हम आगे ले जा पाएंगे।
लेकिन समय की हमारे पास कमी है। मैं सर एक एक बार सभी के पास आ रहा हूं, 40 सेकंड का समय है अपना फाइनल कमेंट करने के लिए। राय सिंह जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं, आप 10 सेकंड फालतू ले सकते हैं क्योंकि आपका जवाब भी देना है। राय सिंह जी। देखिए केशव जी, मेरे मित्र, जिस प्रकार से मेरी भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का प्यार पिछले लगभग 10 महीने से पूरा प्रदेश आपके लिए देख रहा है। जनता किस प्रकार से आपके हर जवाब का जवाब दे रही है। किसान मजदूर उसके अग्रणी मुख्य भूमिका में है। कहां पर युवा है, कहां पर बेरोजगारी है, किस प्रकार सड़कों पर कर्मचारी हैं, सब देखते हैं। वही बात इन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर सबका समान विकास करते हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी को ये बात ये पढ़ के नहीं आते ना, इनको बताया जाता है जो नकली बातें, फर्जी बातें वो लेकर आते हैं। 24 विधानसभाओं की हमारे कांग्रेस के विधायकों ने लिख कर दिया हुआ है कि पिछले 2 वर्ष से उनके पास कोई ग्रांट नहीं आई है। झूठ बोलते हैं यहां पर आकर। मेरे पास रिकॉर्ड है, अगली बहस में लेकर आए, कहां पर विकास किया है किस प्रकार का। वही बात कि जो बातें करते हैं दाई बाई की, अरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है। मुख्यमंत्री जी की भाषा देखिए, भाग रहे हैं चुनाव से। कभी हज कौन कौन सी पार्टियों को लेकर यहां पर गठबंधन करे हैं। इनके 3 प्रवक्ता आपने बुला लिए। अरे इनको एक को बुलाओ ना, हर बार कल किसी को बुलाओ, परसों किसी को बुलाओ, ताकि जब इस प्रकार से संवाद की प्रक्रिया इनकी है नहीं, इनके पास जवाब नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, उम्मीदवार नहीं है, मुद्दे नहीं है। 10 वर्ष से इस प्रकार से 7 साल से इनके हालात खराब है। ठीक है, प्रदेश के लोग देख चुके हैं कि भाजपा की जमानत होने वाली है। ठीक है, प्रदेश से विवेक जी आपके पास आता और इस प्रकार से विवेक जी हरियाणा की जनता को बहका नहीं सकते। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, समय कम है। विवेक जी। मेरे राय सिंह जी, मेरे साथी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अगर बीजेपी जेजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है तो कांग्रेस के पास कौन सा कैंडिडेट है? आज कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आप बात करते हैं, बीजेपी जेजेपी मजबूती से चुनाव कर रही है। ठीक है राय सिंह जी, राय सिंह जी प्लीज मुझे सवाल करना पड़ेगा क्योंकि मैं फाइनल कमेंट दे रहा हूँ। फाइनल कमेंट में सिर्फ जवाब होता है। कहीं ना कहीं बीजेपी जेजेपी जो जीत की तरफ जा रही है, उस चीज को देखते हुए कांग्रेस और इनेलो वाले मेरे साथी को खड़ा देंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन डिबेट से भी भारतीय मिलेंगे, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है और उनसे भी बॉन्ड स्विच ऑफ मिलेंगे। ठीक है सर, आज कहीं ना कहीं ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है विवेक जी, ठीक है, समय की कमी है। ओंकार जी आपके पास मैं आता हूं। ओंकार जी। केशव जी, ये चुनाव किसान बनाम सरकार का चुनाव है। हमारे पास मुद्दा है, हमने इस्तीफा दिया है और दोबारा चुनाव मैदान में आए हैं। ये साबित करेगा कि हमारा इस्तीफा सही था गलत था। चुनाव कृषि बिल ठीक है गलत है, न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए या नहीं चाहिए। अरे ये तो उधार के कैंडिडेट ले रहे हैं और उसको कैंडिडेट ले रहे हैं जिनको उमा भारती ने बोला था कि उसको हमें नहीं लेना। ठीक है सर। और बताओ रविशंकर प्रसाद ने बोल दिया था इसका समर्थन हमें नहीं चाहिए, उसको विवेक जी ठीक है, फाइनल कमेंट बोलने दीजिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चौहान साहब जल्दी से सर। देखे कि कल अपना नॉमिनेशन का अपना वापसी हो जाएगी, जो भी अपना जो बचते हैं जो नामांकन वापसी का, इसके बाद में जो है सभी अपना जो है जितने भी राजनीतिक दल हैं और निर्दलीय हैं अपना अपना चुनाव प्रचार करेंगे। इतना है कि चुनाव प्रचार करने का सबका राइट है, सबका अधिकार बैठता है, उसमें किसी तरह का किसी को कोई किसी अपना जो है इसमें दखलंदाजी या उनको कोई इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकतांत्रिक हमारी प्रणाली है, उसके अंदर सभी को कहने का, सुनने का और बाकी रिजल्ट जब आएगा सबको अपना पता चली जाएगा। रेणु भाटिया जी। देखिए केशव, मैं केवल इतना कहूंगी कि कांग्रेस जिस तरह से राय सिंह जी हमारे को राय दे रहे थे कि प्रवक्ता कौन होना चाहिए कौन नहीं, मैं इनको ये कहूंगी एक भाईचारे के नाते अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास करें, कौन किस दिशा में जा रहा है वो सोचे। ओंकार जी की जहां तक बात है, वो कहते हैं अपने परिवार को छोड़कर चले गए, ये चला गया वो चला गया। परिवार के बड़ों ने नहीं सोचा कि यदि उनकी युवा पीढ़ी दशा बदलना चाहती है, दिशा बदलना चाहती है, तो उनके सिर पे हाथ रखना चाहिए था, इस तरह से उनको सुखलाना नहीं चाहिए था। अब अगर हम जेजेपी के साथ जुड़कर और नई दिशा लाना चाहते हैं, एलनाबाद को एक नया मंजर दिखाना चाहते हैं, तो अभी जहां से बात शुरू हुई थी मैं वहीं खत्म करूंगी कि कांग्रेस के या इंडियन नेशनल लोकदल के पेट में मरोड़ क्यों होता है, क्योंकि हम लोग ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है। अशोक जी, रेणु जी, राय सिंह जी, ओंकार जी, विवेक जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना बहुत कीमती समय हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज